नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में नजर डालेंगे तमाम अहम खबरों पर, लेकिन शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ में। दरअसल दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर एक दंपति को पकड़ा गया है जिनके पास से 45 हैंडगन मिली हैं। 45 हैंडगन मिलने के बाद कस्टम अधिकारी भी हैरान रह गए। तो आईजीआई पर भारतीय पति पत्नी के पास से कस्टम अधिकारियों को 45 हैंडगन मिली हैं, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कस्टम अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक हैंडगन तस्करी होने की प्रारंभिक जानकारी एनएसजी की ओर से मिली थी। एयरपोर्ट पर सघन जांच की जा रही थी और इसी दौरान दोनों आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ये हैंडगन पति पत्नी के पास से मिले हैं जो वियतनाम से लेकर इन्हें आ रहे थे। इन हैंडगनों की कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम कमिश्नर ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान इस बात को भी कबूला है कि इससे पहले भी वे 25 हैंडगन तस्करी करके भारत लाए थे, जिनकी कीमत करीब 12 लाख रुपए थी। ये हथियार उन्होंने 2 ट्रॉली बैग में रखे थे। वहीं कस्टम अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि एनएसजी ने यह भी बताया था कि आरोपियों के पास बड़ी संख्या में हथियार हैं, साथ ही उनके पास से मिलने वाले हैंडगन पूरी तरह से फंक्शनल हैं। फिलहाल कस्टम अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि एयरपोर्ट पर दोनों आरोपियों के पास से मिली 45 हैंडगन असली हैं या फिर नकली। अधिकारियों का कहना है कि बैलिस्टिक रिपोर्ट के बाद ही इस बात की पुष्टि हो सकेगी कि ये गन असली हैं या नकली। फिलहाल कस्टम अधिकारियों ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वे इतनी बड़ी संख्या में हैंडगन किससे लाए थे और आगे किसे देने जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी इसे माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये हैंडगन असली हैं या फिर नकली हैं, क्योंकि अगर ये असली हैं और आगे किसी को डिलीवर की जानी थी तो फिर कहीं ना कहीं साजिश के तार भी इसके पीछे हो सकते हैं। अब बात श्रीलंका की भी कर लेते हैं। दरअसल श्रीलंका में इमरजेंसी लागू है। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर श्रीलंका की सेना के टैंक भी नजर आ रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर श्रीलंका अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे को लेकर के भी नई जानकारी सामने आ रही है। जानकारी ये कि वो माले से सिंगापुर भागने की फिराक में हैं। पहले उन्हें कल रात को निकलना था, लेकिन उसके बाद सुरक्षा कारणों को देखते हुए वो कल विमान में सवार नहीं हुए और उन्होंने सिंगापुर जाने के लिए सरकार से, मालदीव सरकार से अब निजी जेट की मांग की है। तो अब ऐसे में श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। और अभी अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि प्राइवेट जेट मालदीव उन्हें लेने के लिए भी पहुंच गया है, लेकिन एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। ऐसे में किस तरह से वो निकलेंगे ये देखने वाली बात होगी। और श्रीलंका में किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह से वहां राष्ट्रपति आवास से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक लोगों का कब्जा देखने को मिल रहा है। ऐसे में श्रीलंका में स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो श्रीलंका में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के मालदीव जाने के बाद जनता और आक्रोशित हो गई है और विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बड़ी संख्या में बुधवार को प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुस गए। अब प्रदर्शनकारियों ने स्पीकर हाउस के बाहर भी डेरा डाला हुआ है। कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को हालात बेकाबू होते देख देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इस बीच यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने श्रीलंका के सभी पार्टियों के नेताओं से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए समझौते की भावना को अपनाने की अपील की है। यूएन महासचिव ने कहा कि पहले श्रीलंका के हालात पर गहरी नजर यूएन बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि संघर्ष के मूल कारणों और प्रदर्शनकारियों की शिकायतों का समाधान किया जाए। तो गोटाबाया राजपक्षे को लेकर के भी अब जानकारी सामने आ रही है। सिंगापुर एयरलाइंस की निर्धारित उड़ान से वो नहीं जाएंगे, इस बात
की पुष्टि हो चुकी है। इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हें लेने के लिए अब मालदीव में प्राइवेट जेट भी पहुंच चुका है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजपक्षे अपनी पत्नी एओमा राजपक्षे और 2 सुरक्षा अधिकारियों के साथ रात को SQ-437 पर माले से सिंगापुर के लिए रवाना होने की उनकी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन सुरक्षा मुद्दों के कारण वे विमान में नहीं चढ़ पाए थे। मालदीव मीडिया के मुताबिक संकटग्रस्त राष्ट्रपति के लिए एक निजी विमान की व्यवस्था करने पर बातचीत चल रही है और अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो ये कि विमान उन्हें लेने के लिए पहुंच भी गया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनकी पत्नी ने बुधवार को श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय की पूर्ण मंजूरी के बाद कटुनायके अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 2 अंगरक्षकों के साथ मालदीव के लिए उड़ान भरी थी। वे 13 जुलाई 2022 को सुबह सुबह वायुसेना की एक फ्लाइट में गए थे। राजपक्षे के देश से भाग जाने के बाद पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को अस्थायी अवधि के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। बता दें कि 20 जुलाई को संसद द्वारा नए राष्ट्रपति का चुनाव भी किया जाना है। श्रीलंका अपनी स्वतंत्रता के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसके कारण राजपक्षे को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। शनिवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास पर धावा बोल दिया था, लेकिन राजपक्षे उससे पहले ही वहां से निकल गए थे। तो अब आगे श्रीलंका में क्या कुछ होगा उस पर नजरें पूरी दुनिया की टिकी हुई हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो विपक्ष के नेता हैं सजित प्रेमदासा, उन्हें राष्ट्रपति बनाने के लिए विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। विपक्ष चाहता है कि एकमत होकर के सभी पार्टियां प्रेमदासा को नए राष्ट्रपति के रूप में उन्हें चुने। बाकायदा नामांकन भी दाखिल उन्होंने कर दिया है और अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब राष्ट्रपति चुनाव 20 तारीख को श्रीलंका में होंगे, उसके बाद श्रीलंका को नए राष्ट्रपति के रूप में कौन श्रीलंका की कमान संभालता हुआ नजर आता है। नजरें इस बात पर भी बनी होंगी कि जब नई सरकार श्रीलंका में बनेगी तो उसके बाद वो कौन से फैसले होंगे जिससे श्रीलंका को इन हालातों से बाहर निकाला जाए। उससे पहले जिस तरह के हालात श्रीलंका में बने हुए हैं, इमरजेंसी लागू है, सेना भी अभी कार्रवाई करने से बच रही है। हालांकि टैंक जरूर सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इन हालात को काबू करना बेहद जरूरी है। और जब नए राष्ट्रपति का ऐलान होगा, क्या उस राष्ट्रपति से जनता खुश होगी? जो नया नाम सामने आएगा, क्या उस नाम पर जनता की भी मुहर लगेगी? ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो विरोध जनता में देखने को मिल रहा है वो राजपक्षे परिवार को लेकर देखने को मिल रहा था। पीएम रानिल विक्रमसिंघे जो अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, उन्हें लेकर देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में अब आने वाले दिन श्रीलंका के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जब राष्ट्रपति का नाम सामने आएगा, नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसके बाद ऐलान होगा, तो उस पर जनता का रिएक्शन कैसा रहता है। श्रीलंका में हो रहे प्रदर्शनों का भविष्य कहीं ना कहीं इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और सवाल यह भी कि क्या सेना अब आक्रामक अंदाज में श्रीलंका में नजर आएगी, क्योंकि हालात फिलहाल थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और सेना की चुनौती जहां एक तरफ अपने लोगों पर गोली चलाने की नौबत ना आए, इसको प्राथमिकता देने की होगी। दूसरी तरफ सेना की चुनौती ये भी होगी कि पीएम आवास को कैसे खाली कराना है, स्पीकर हाउस के बाहर स्पीकर के घर के बाहर में जो लोग डटे हुए हैं उन्हें वहां से कैसे हटाना है, राष्ट्रपति आवास को कैसे खाली करवाना है, ये भी सेना की चुनौती कहीं ना कहीं होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सेना के द्वारा इसे लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बुलेटिन में अब बात देश में बाढ़ और बारिश की वजह से कई राज्यों में बिगड़े हालात की भी कर लेते हैं। दरअसल हर साल बाढ़ और बारिश की वजह से इसी तरह के नज़ारे सामने आते हैं। हर बार किया क्या जाता है, आपदा बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि हर साल बाढ़ और बारिश इसी तरह का सितम कब तक ढाती रहेगी, और आपदा का नाम देकर पल्ला झाड़ने कि ये जो कोशिश रहती है वो कब तक की जाती रहेगी। क्योंकि जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये तस्वीरें खुद ब खुद में पूरी कहानी को बताती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, घर के अंदर पानी घुस गया है, दरवाजा आधा पानी में डूबा हुआ है। और ये देखिए, जब डैम से पानी छोड़ा जा रहा है तो किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर इलाका
पानी पानी नजर आ रहा है, पानी में जिंदगी डूबती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में फिलहाल लोगों को प्रशासन से मदद की बड़ी उम्मीद है और लोग प्रशासन से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, किस तरह से घर के अंदर पानी पूरी तरह से नजर आ रहा है। बेड से लेकर के घर का जो सामान है वो भी पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं ये दिखा रही हैं कि किस तरह से बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हर इलाका डूबा हुआ नजर आ रहा है, गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं। अब ऐसे में उम्मीदें सरकार से, प्रशासन से लोग बड़ी लगाए बैठे हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव के कामों में जुटी हुई हैं, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं और आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी लगातार जारी की जा रही है, ऐसे में फिलहाल स्थिति सुधरती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। तो देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से बुरा हाल है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ से अब तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात को देखते हुए ठाणे में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश से अब तक 89 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में 83 लोगों की मौत हो चुकी है। नवसारी में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ये वही नवसारी है जहां बादल फटने जैसे हालात बन गए हैं और यहां पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई है। नवसारी में लगातार स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राहत और बचाव का काम यहां पर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। छिंदवाड़ा से लेकर हरदा तक बुरा हाल है। एमपी के 5 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के पालघर में वैतरणा नदी उफान पर है। हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी किनारे बसे गांव पानी में डूबने लगे हैं। पालघर के वहाडोली में काम करने गए 13 मजदूर वैतरणा नदी में फंस गए थे। घंटों ऑपरेशन चलता रहा। पानी का बहाव काफी तेज होने की वजह से एनडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता गया। देर रात तक मजदूरों को जब निकालने में कामयाबी नहीं मिली तो राज्य सरकार से मदद मांगी गई। और इस तरह की तस्वीरें केवल महाराष्ट्र से ही सामने नहीं आ रही हैं, गुजरात में भी इसी तरह का नजारा सामने आ रहा है। वहां कल एक तस्वीर खूब वायरल हो रही थी जिसमें एक महावत हाथी के सहारे नदी को पार करता हुआ नजर आ रहा था, बाढ़ के हालातों से निपटता हुआ नजर आ रहा था। वहीं एक और आटे से भरी हुई, आटे की बोरियों से भरी हुई, चावल की बोरियों से भरी हुई एक गाड़ी, एक ट्रक बस्तर में पूरी तरह से बीच बाढ़ में फंस गया था और पलट गया था। वो तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही थी। और जब भी कोई वाहन चालक इस बाढ़ के हालात का सामना करने की कोशिश कर रहा है, पार करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर दिक्कतें बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं। बात पालघर की करें तो पालघर में बहने वाली तानसा नदी भी खतरे के निशान को पार कर गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि तानसा नदी पर बना पुल पानी में डूब गया है। तानसी नदी पर बने गोराड पुल के पानी में डूबने से पालघर के वड़ा तालुका के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। पालघर में बाढ़ और बारिश की दोहरी मार पड़ रही है। एक और गांवों में पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, उसने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पालघर के पास अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर लैंडस्लाइड होने से रास्ता जाम हो गया था। भारी बारिश की वजह से नालों में भी उफान देखने को मिल रहा है। ठाणे में एक 7 साल का बच्चा पानी में बह गया था। बताया जा रहा है कि बच्चा साइकिल चला रहा था और अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और पानी में गिर गया था, जिसके बाद वो पानी में बह गया। गुजरात के नवसारी की अगर बात करें तो नवसारी में बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। नवसारी में नदी का उफान सब कुछ अपने आगोश में समा लेने के लिए बेताब नजर आ रहा है। नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है। पहले थोड़ा थोड़ा पुल दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक नदी में तेज उफान आ गया। नदी की लहरें समंदर की लहरों में तब्दील हो गईं। लहरें पुल से कई फीट ऊपर तक उठती नजर आईं। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे नदी का ये विकराल रूप कहीं पुल को ना बहा ले जाए। नदियों के उफान का असर रिहायशी इलाकों में भी पड़ने लगा है। रिहायशी इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। घरों की निचली मंजिल पानी में समा गई है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। नवसारी में बाढ़ के हालात को देखते हुए स्कूल और कॉलेज की छुट्टियां कर दी गई हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आसमानी आफत बनकर टूट रही है।
भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कहीं पुल बह गया है तो कहीं लोग सैलाब में बह गए हैं। छिंदवाड़ा की जाम नदी पूरे उफान पर है। बारिश का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। पानी का बहाव काफी तेज है। छिंदवाड़ा में रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव के गांव पानी में डूबे हैं। ऐसा कोई घर नहीं बचा है जो पानी में ना डूबा हो। ऐसे में इनके सामने खाने पीने का संकट भी खड़ा हो गया है। तो छिंदवाड़ा में इन दिनों भारी बारिश से जगह जगह सड़कें टूट गई हैं। पानी पुल को भी बहा ले गया है। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। छिंदवाड़ा के सौसर में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई है और बिछवा के पास जो पुल था वो टूट गया है। नागपुर हाईवे पानी भरने के बाद काफी देर तक बंद रहा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना अभी भी जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हालात संभलते नहीं संभल रहे हैं। ऐसे में जो बाढ़ का विकराल रूप है वो कब तक देखने को मिलेगा? आखिर लोगों को इस आसमानी आफत के सितम से निजात कब मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं जरूर की जा रही हैं, लेकिन व्यवस्थाएं फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों को देखते हुए नाकाफी साबित हो रही हैं। हर साल ये नज़ारा देखने को मिलता है। हर साल इसी तरह से बारिश और बाढ़ की वजह से तबाही देखने को मिलती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर आपदा बताकर कब तक इससे पल्ला झाड़ा जाता रहेगा, क्योंकि समाधान बेहद जरूरी है। और फिलहाल जिस तरह से इस आपदा में लोग परेशान नजर आ रहे हैं, कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। 270 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक इन राज्यों में हो चुकी है। तो खुद ब खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ का विकराल रूप लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बुलेटिन में बात ब्रिटेन की भी कर लेते हैं। दरअसल ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है और भारतवंशी ऋषि सुनक का नाम दावेदारी में सबसे आगे चलता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने अपनी दावेदारी मजबूत भी कर ली है। तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव में भारतवंशी ऋषि सुनक की दावेदारी और मजबूत होती नजर आ रही है। चुनाव के पहले राउंड में सुनक की धमाकेदार जीत हुई है, जिसके बाद वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार हो गए हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के लिए पहले दौर का मतदान हुआ था, जिसमें ऋषि सुनक को 88 वोट मिले हैं। दूसरे स्थान पर काबिज रही वाणिज्य मंत्री पेनी मॉर्डेंट को 67 मत मिले हैं। विदेश मंत्री लिज ट्रूस 50 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहीं। पूर्व कैबिनेट मंत्री केमी बेडेनोच को 40 वोट मिले। बैकबेंचर टॉम तुगेंदत को 37 और अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रेवरमैन को 32 वोट मिले हैं। ब्रिटेन में पहले दौर के मतदान के बाद दोनों भारतवंशी उम्मीदवार ऋषि सुनक और सुएला ब्रेवरमैन अगले दौर के लिए जगह बनाने में कामयाब रहे। वोट पाने वालों की लिस्ट की अगर बात करें तो ऋषि सुनक नंबर 1 पर रहे। ऋषि सुनक को अपने सबसे नजदीकी प्रतिद्वंदी पेनी मॉर्डेंट से 13 वोट ज्यादा मिले। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद चुनाव के पहले दौर के लिए 8 लोगों के नाम पर मुहर लगी थी। नामांकन लिस्ट फाइनल होने के बाद बुधवार को मतदान हुआ। पहले चरण के मतदान के बाद 8 दावेदारों में 2 दावेदार रेस से बाहर हो गए हैं। दूसरे दौर में जानने के लिए वर्तमान चांसलर नादिम जाहावी और पूर्व कैबिनेट मंत्री जेरेमी हंट को जरूरी वोट नहीं मिले हैं। पहले चरण में जीत के लिए 30 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का चुनाव 5 सितंबर को किया जाएगा। तो ऋषि सुनक ने अपनी दावेदारी जरूर मजबूत कर ली है, लेकिन आगे चुनौतियां उनके सामने बहुत बड़ी हैं, क्योंकि सांसदों का समर्थन मिलना बेहद जरूरी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब 5 सितंबर को नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनकर कौन सामने आएगा, इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी रहेंगी। बुलेटिन में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में अब उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कहीं ना कहीं एक आशंका पैदा कर रहे हैं कि कहीं ये कोरोना की नई लहर की दस्तक तो नहीं है। तो देश में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। कोविड-19 के नए मामलों में 19% का उछाल दर्ज किया गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 20,139 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 38 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हो गई। इसी के साथ देश भर में एक्टिव केस बढ़कर 1,36,076 हो गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में कोविड-19 के 20,139 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमित मामलों की अगर बात करें तो 4,36,89,989 ये संख्या हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 5,25,557 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में कोविड से 16,482 लोग रिकवर भी हुए हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 43,28,56,000 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। राज्य में बुधवार को कोरोना वायरस के संक्रमित 2,575 और मरीज मिले थे, जिसके बाद यहां पर 10 संक्रमितों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 80,10,223 हो गई है, जबकि मृतक की संख्या 1,48,001 हो गई है। राजधानी दिल्ली में भी एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण के 490 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। संक्रमण दर 3.16% यहां पर दर्ज की गई है। नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में भी कहीं न कहीं चिंता बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि अभी हालात इतने गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामले लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। मणिपुर सरकार ने राज्य में हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर अगले 1 हफ्ते तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया। यह आधिकारिक आदेश मंगलवार को जारी किया गया। विद्यालय शिक्षा आयुक्त एच ज्ञान प्रकाश ने कहा कि राज्य में संक्रमण दर 15% के पार पहुंच गई है। आदेश के मुताबिक सभी सरकारी सहायता प्राप्त अन्य बोर्डों से संबद्ध निजी स्कूलों को जनहित में 24 जुलाई तक के लिए तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। गर्मियों की छुट्टियों के बाद कई स्कूल 16 जुलाई से खुलने वाले थे, तो अब कोरोना के मामले जब 20,000 से ज़्यादा एक दिन में सामने आ रहे हैं तो चिंताएं बढ़ना लाजमी है। और जिस तरह से एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सरदर्दी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में क्या कोरोना का ग्राफ इसी तरह से तेजी के साथ में बढ़ता रहेगा, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। लेकिन करना क्या है, सावधानी बरतनी है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। और अगर आप भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाना आपकी मजबूरी है तो आप ये सुनिश्चित जरूर करें कि आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला आप अपने जीवन में अख्तियार जरूर करें। आज से सावन का महीना भी शुरू हो गया है और सावन का ये महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो रही है। ऐसे में बम बम बोले के जयकारे हर ओर खूब सुनाई दे रहे हैं। तो आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। श्रावण या सावन के महीने को हिंदू धर्म में बाबा भोलेनाथ की भक्ति का महीना माना जाता है। ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, जिसमें कांवड़िए और श्रद्धालु गंगा स्नान कर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में सोमवार के दिन खास रूप से व्रत रखने की प्रथा है, जिसमें व्रत रखने वाले शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसमें श्रद्धालु सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की मन्नत भगवान शिव से करते हैं। वहीं बाबा भोले अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। महामारी कोरोना काल के दौरान श्रावणी मेले में रोक थी, लेकिन इस बार 2 साल बाद सरकार ने मेले की अनुमति दे दी है। बीते दिन 13 जुलाई को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बाबा नगरी देवघर में श्रावणी मेले का उद्घाटन किया था। इसके साथ ही मेला शुरू हो गया। वहीं 14 जुलाई यानी कि आज से पावन सावन का महीना शुरू हो गया है। इस साल सावन महीना 14 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त को यानी कि सावन पूर्णिमा का दिन समाप्त हो जाएगा। तो देवघर में श्रावणी मेले की शुरुआत भी हो चुकी है और मां गंगा से जल लेने के लिए उत्तराखंड भी बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचने लगे हैं। कांवड़ यात्रा भी आज से शुरू हो रही है। ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे तो सावन का पूरा महीना ही शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार सावन महीने की शुरुआत एक नहीं बल्कि 2 शुभ संयोग से हो रही है। सावन के पहले दिन ही विषकुंभ और प्रीति योग का संयोग बन रहा है, जो ज्योतिषों के अनुसार ये दोनों ही योग बेहद शुभ माने गए हैं। आज से ये पावन महीना शुरू हुआ है। इस सावन महीने में 4 सोमवार आ रहे हैं। इस दिन विधिवत बाबा भोलेनाथ की आराधना करने से भोले के भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं।
इस साल के सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ रहा है। ये महीना 12 अगस्त को खत्म हो जाएगा। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।